स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक ऐसी ब्रांच स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की, दैट इज द मास्टर ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। कहीं भी आप किसी भी यूनिट में, किसी भी चैप्टर में, फिजिक्स की किसी भी ब्रांच में एंटर करते हैं, ये मास्टर की है पूरी फिजिक्स की, जिसको आप लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, गिवन बाय न्यूटन, राइट। तो अब आप देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, जिसको आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब आप देखिए, इसमें जो न्यूटन ने अपने लॉज दिए हैं, हाइलाइट्स वही रहेंगे और उनका लिंक कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ उनकी जरूरत पड़ती है, इस ब्रांच में आप उनको स्टडी करो। और ये ब्रांच आपको लिंक करना है काइनेमेटिक्स के साथ। तो देखो बच्चों, फिजिक्स एक है, फिजिक्स में ब्रांचेस डिफरेंट हैं और सारी ब्रांचेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करती हैं। अगर आप हर ब्रांच को इंडिपेंडेंट पढ़ोगे, प्रॉब्लम में रहोगे, हर ब्रांच को आप लिंक करके पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स का लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिपेंडेंटली हर ब्रांच को स्टडी करना चाहोगे, कमांड करना चाहोगे, तो कमांड नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो अब आप देखिए, हमने आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाया है और काइनेमेटिक्स में सर्कुलर मोशन छोड़ा था, जो मैं लॉज ऑफ मोशन में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में फोर्स इन्वॉल्व होता है और फोर्स लॉज ऑफ मोशन के बगैर इनकम्प्लीट है। तो अब आप देखिए, इस ब्रांच में हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्टिंग करते हैं जस्ट बाय द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप देखिए स्टार्ट हो चुके हैं, आपने छोटे क्लासेस से बहुत पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनके बिना फिजिक्स आगे नहीं बढ़ती है। अगर आप इनमें एंटर करते हो तो ये समझ लीजिए अपने अंदर थ्री लॉज, बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए हैं। ओके, आप देखें, अब जो मैं आपको थ्योरी बोलूंगा, आप इस थ्योरी को बार बार सुन लीजिए। जो रियल फिजिक्स है और रियल फिजिक्स आपके कॉन्सेप्ट हैं, बाकी मैथमेटिक्स हम लोग एज ए टूल यूज करते हैं फिजिक्स में। ओके, तो अब आप देखें, यहाँ पर जो आपका कंटेंट होगा, ये कंटेंट फिट होगा। नीट के लिए आपको इससे ऊपर नहीं जाना है, फिर कह रहा हूं जेई के लिए और सीयूटी के लिए। ओके, नीट के बच्चे इसको यही मैट अप करेंगे, फिर इसको लॉज ऑफ मोशन जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सफिशिएंट है, एज वेल एज जेई और सीयूटी के लिए भी ये सफिशिएंट है। ओके, तो अब आप देखिए, हम इस पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट लॉ से। अब आप देखिए, जो बच्चे आगे जा चुके हैं, फर्स्ट लॉ उनको पढ़ा होगा, जो बच्चे 11th क्लास के हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, तो फर्स्ट लॉ से इंट्रोडक्शन उनको करना पड़ेगा। अब सभी के लिए ये रिपीट होता है। According to the first statement of Newton, if the body is at rest, it remains at rest. If it is in motion, it remains in uniform motion unless or until any external force is applied on it. बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड आया, यूनिफॉर्म मोशन, नॉट मोशन। ओके, तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला, एक बार रिपीट करता हूँ। If the body is at rest, it remains at rest. If it is in motion, it remains in motion, that is uniform motion. Unless or until any external force is applied on it. Okay? तो जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट नहीं करता, तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या फिर अगर मोशन में है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, काइनेमेटिक्स में हम आपको अच्छे से बता के लाए हैं। भले आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो, फंडामेंटल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ओके बच्चे, अब आप देखिए, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया अगर फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो इनर्शिया क्या है, और इनर्शिया पर थ्योरेटिकल बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो जाते हैं। इनर्शिया लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की आपकी एक टेंडेंसी है, जिसके अकॉर्डिंग जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं। अगर आप उस पोजीशन को चेंज करते हैं तो अपोज करते हैं। दैट अपोजिंग टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। आपको मीनिंग समझना है, रटना नहीं है। तो अब ह्यूमन है कोई, अब ह्यूमन जो अपनी जिस पोजीशन में, जिस मस्ती में, उसी में रहना चाहेगा। अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो ऑब्जेक्ट तो करेगा, किसी इन्फ्लुएंस में अगर आप उसको चेंज कर लेते हो तो चेंज होगा, बट उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव टेंडेंसी आएगी। दैट ऑब्जेक्टिव टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। ओके, ये नॉन लिविंग के अंदर भी होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर है और वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में बस है, अगर आप उसको चलाना चाहते हो, अपोज करेगा। चल तो जाएगा क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस है, चलेगा, बट अपोज करेगा। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप उसको रोकना चाहते हो, अपोज करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहोगे, अपोज करोगे, अपोज करेगा। इसीलिए इनर्शिया 3 टाइप की होती है: इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, बट इनर्शिया का मतलब है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं, तो पोजीशन चेंज का वो विरोध करता है, अपोजिशन करता है। दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को इनर्शिया नहीं कहते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है, और इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की हैबिट है, टेंडेंसी है। ओके बच्चों, बात क्लियर होगी। अब इनर्शिया के ढेर सारे एग्जांपल्स आपके डेली लाइफ में हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज, साइंस आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ें, चाहे वो आप जेईई के लिए पढ़ रहे हैं,
नीट के लिए पढ़ रहे हैं, साइंस को अपने सराउंडिंग्स के साथ लिंक करिए। जब आप सराउंडिंग्स के साथ लिंक करेंगे इसका मतलब आपको साइंस अच्छी लगती है। अगर आपको साइंस अच्छी नहीं लगती तो आप इसको सराउंडिंग्स के साथ लिंक नहीं कर पाओगे। लिंक नहीं कर पाओगे तो चाहे मेडिकल है चाहे इंजीनियरिंग है, आप उसमें सर्वाइव नहीं करोगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो भी कॉन्सेप्ट है कहीं भी अगर लिंक होते हैं किसी डेली लाइफ के साथ तो आपके लिंक होने चाहिए। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये आप कहां से लिंक कर रहे हैं? आप देखिए नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि साइंस वाला थोड़ा सा बाहर कैजुअलिटी से भी सेफ रहता है कि उसको बेसिक साइंस आती है। फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रेन पर चढ़ने जा रहे हैं और ट्रेन पहले से मूव कर चुकी है। अब मूव कर चुकी है, आप लेट हो गए थोड़ा पर ट्रेन की स्पीड आ चुकी है, अब आपको ट्रेन पकड़ दी है। स्टेशन पर कितनी सारी कैजुअलिटीज होती हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है इनर्शिया। अब जिसको नहीं पता साइंस, उसने खड़े खड़े ट्रेन का हैंडल पकड़ लिया, हाथ टूट जाएगा। ओके, अब दूसरे पर्सन ने क्या किया, अपनी बॉडी को मोशन में लिया और मोशन में लेने के बाद ट्रेन की डायरेक्शन में थोड़ा दौड़ लिया एंड आफ्टर दैट उसकी बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन आ चुका है। जब वो ट्रेन को कैच करेगा इजीली एंटर कर जाएगा, इट इज बाय द इनर्शिया। ओके, नॉर्मली क्रिकेट आप हर बच्चा खेलता है। अब बॉल आई, बाउंड्री पे खड़े हैं, कैच कर रहे हैं, उसमें कैच कर रहे हो, आपकी कोई भी उसमें स्किल अप्लाई नहीं होती है, साइंस अप्लाई होती है। जो आप बार बार कैच करके अपने अंदर स्किल क्रिएट करते हो वो आप नेचुरली आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, बट वो रियलिटी में साइंस है। अगर आप अपने हैंड्स को कैच करते समय लोअर नहीं करोगे तो बॉल उछल जाएगी। ओके, बॉल उछल जाएगी। मैं आपके सामने क्वेश्चंस कराऊंगा इसी मिनट के अंदर। ये सारी चीजें बाय द इनर्शिया। कहां से आया? बाय द इनर्शिया। ओके, अब थ्रो है, जेवलिन थ्रोअर है। अब जेवलिन थ्रोअर कितना ही स्ट्रांग बॉडी से है, अगर उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो फिजिक्स नहीं जानता, वो बाय प्रैक्टिस उस फिजिक्स को सीख लेता। जेवलिन थ्रोअर रनिंग करके आता है और रनिंग करके आने के बाद फिर जेवलिन थ्रो करता है। अगर उससे कहा जाए स्पॉट पे खड़े होकर जेवलिन थ्रो करिए, उस जेवलिन की रेंज उतनी नहीं होगी। अब जब वो रनिंग करके आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपनी बॉडी को मोशन में लाता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर लार्ज इनर्शिया मोशन क्रिएट हो चुका होता है और वही इनर्शिया जेवलिन को जा चुका होता है। जब वो उस जेवलिन को फोर्स से अप्लाई करता है तो इनर्शिया मोशन उसकी हेल्प करता है एज वेल एज फोर्स हेल्प करता है और उसकी रेंज है वो मैक्सिमम होती है अगर वो 45 डिग्री एंगल भी अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल भी इसमें इन्वॉल्व होता है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल में रेंज मैक्सिमम होती है अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल क्रिएट होता है 45 डिग्री। ओके, तो एग्जैक्ट साइंस लग रही है। आप बहुत हट्टे कट्टे को खड़ा कर दीजिए, शाम तक पसीने आ जाएंगे, जेवलिन फेंकता रहेगा। अगर उसको टेक्निक नहीं पता है तो वो आगे छोटे से पॉइंट पर भी उसको पॉइंटेड नहीं कर पाएगा। लॉन्ग जंप में आप देखिए कोई भी जंप करने वाला सबसे पहले अपनी बॉडी को स्पीड अप करता है। जब स्पीड अप करता है तो उसकी बॉडी लार्ज इनर्शिया ऑफ मोशन गेन कर चुकी होती है। जब वो अपने पैरों को रेस्ट में लेता है बॉडी आगे निकल जाती है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन उसकी बॉडी के अंदर गेन हो चुकी है बाय द लॉन्ग जंप। तो आप देखिए सारे एग्जांपल्स हैं इसके इनर्शिया के, और जो फर्स्ट का है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। एक्सर्शन रीजन, ठीक है, थ्योरी से ही होते हैं। आप सोचोगे न्यूमेरिकली एक्सर्शन रीजन कर लो तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इनर्शिया एज वेल एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक, इनर्शिया के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हो। आप कहीं भी किसी भी जगह सेफ रहते। अब बाय द वे ट्रेन से उतरना है आपको, आप उतरने में थोड़ी देर हो गई बट ट्रेन चल चुकी है। अगर आपने सीधे सीधे ट्रेन से जंप किया और जंप करने के बाद अपनी बॉडी को मोशन में नहीं लिया तो वहीं गिरोगे और हाथ पैर टूट जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ट्रेन चल पड़ी है और आप इमरजेंसी है कि रनिंग ट्रेन से आपको कूदना है, तो अब आप उस डायरेक्शन में जंप करिए जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है, और जैसे ही आप जंप करने के बाद आपके पैर जमीन बनाएं, आप उसी डायरेक्शन में रनिंग फॉर्म में आ जाइए, आप गिरने से बच जाओगे। इट इज बाय द इनर्शिया। किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया की वजह से हो रहा है। क्लियर? अब आप देखिए इनर्शिया क्या है, हमने आपको बता दी। किसी भी एक ऑब्जेक्ट की हैबिट है जिसकी वजह से अपनी पोजीशन चेंज का वो अप्रोच करती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। एज वेल एज फर्स्ट लॉ आपके सामने आ चुका है। उसके बाद न्यूटन ने अपना सेकंड स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत काम का है, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्रिएट होता है देन उसकी मोशन यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट होती है, और जब नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट होती है दैट मींस एक्सीलरेशन क्रिएट होता है। और जो एक्सीलरेशन क्रिएट होता है तो न्यूटन ने अपने सेकंड स्टेटमेंट में किया है, इसमें जो एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ है उसको मास के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स एवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आप इस पर फोर्स एवेलुएट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स आप मशीन से तो निकाल ही सकते हो, बट
कॉन्सेप्चुअली आप इस पर फोर्स एवेलुएट कर सकते हो, जिसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन गेन्ड बाय द बॉडी। मींस व्हेन फोर्स इज देयर, एक्सीलरेशन इज देयर, एंड द फार्मूला इज गिवन बाय F इज इक्वल टू, बेसिक सा फार्मूला है m into a, F इज इक्वल टू m into a, ये आपके पास रिजल्ट है। यहाँ पर आप देखें, आपको एग्जैक्ट आप जेई और नीट के बच्चे हो, एज वेल अगर कोई बच्चा फाउंडेशन वाला भी है तो उसको ऐसे ही पढ़ना है जैसे कि उसको जेई और नीट अभी पहली बार देना। तो F इज इक्वल टू m into a, ये आपके पास रिजल्ट है। इसको अगर आप पलट देते हैं तो a इज इक्वल टू f by m। ठीक, अब न्यूटन का स्टेटमेंट अगर F इज इक्वल टू ma की फॉर्म में बोला जाए तो भी करेक्ट है। और एक दूसरा स्टूडेंट या कहीं भी आपके सामने न्यूटन के स्टेटमेंट को लिख दिया गया, एक्सीलरेशन gained by the body, when force is acted on the body, then the acceleration gained by the body is directly proportional to the force acted on the body and inversely proportional to the mass of the body. It is also the Newton's second law of motion. Okay? उसके बाद then एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है जिसको आप मोमेंटम कहते हैं। ठीक, नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं कि भाई इसमें बड़ा मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड गेन कर चुका है, वेलोसिटी गेन कर चुका है, इन दिस कंडीशन उसके अंदर मोमेंट आ चुका है। अब मोमेंट एक नई फिजिकल क्वांटिटी इन्वेंटेड होती है, दैट इज मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को नाम दिया गया है मोमेंटम। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को नाम दिया गया है मोमेंटम। अब आप देखिए मोमेंटम p इज इक्वल टू mv। मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके बच्चों, तो अब आप देखें यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद हम पहुंच चुके हैं इस पर मोमेंटम पर। मोमेंटम पर क्यों पहुंचे, क्योंकि मोमेंटम की फॉर्म में भी न्यूटन का सेकंड स्टेटमेंट बोला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपके सामने p mv है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, d upon dt of p is equal to d upon dt of mv। अब यहां से dp upon dt and dv upon dt हो जाए। और dv upon dt आपको बताया था काइनेमेटिक्स में a के इक्वल होता है, will be equal to m into a, means dv upon dt is equal to f। Force acted on the body is also equal to the rate of change of momentum। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्टेड इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इट इज आल्सो नेम्ड एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको भी आप न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बोल सकते हो। क्लियर बच्चों? फर्स्ट स्टेटमेंट, फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट एंड will be equal to product of the mass and acceleration gained by the body। Acceleration gained by the body is directly proportional to the force and inversely proportional to its mass। बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। And after that, when object gain the motion, then a quantity is created in it that is called momentum given by product of mass and velocity, that is p is equal to mv। It is a vector quantity। हमने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, रिजल्ट आया dv upon dt is equal to f। अब f is also equal to rate of change of momentum। It is also named as Newton's second law of motion। ओके, तो अब आप देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके सामने आ चुका है, dp upon dt will be equal to f। यहां से क्वेश्चन नीट में जहां पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, आप सुन लीजिए ध्यान से जो बच्चे इस वीडियो को देखें। f is equal to dp upon dt से क्वेश्चन इन नीट, इन जेई, इन सीयूटी, ठीक एक्सपेक्टेड है। इस पर जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत ढंग से हैंडल कर लीजिए। रिजल्ट है f is equal to dp upon dt is equal to f। और इस पर मैं क्वेश्चंस पर आगे जाता हूं। हमारे पास सेकंड लॉ आ चुका है। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ लिखवाएंगे ना, आफ्टर दैट कांसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को करिए। जैसे कांसेप्ट क्लियर होता है क्वेश्चंस लेके आता है। न्यूटन सेकंड स्टेटमेंट आया, अपने साथ क्वेश्चंस लेके आया। अभी कौन से क्वेश्चंस लेके आया है, उन क्वेश्चंस पर हम लोग जाते हैं। ठीक, काइनेमेटिक्स को अपने साथ जोड़िए। मैंने कहा फिजिक्स को लिंक करके पढ़िए। अगर आप लिंक करके पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स को लिंक करेंगे लॉज ऑफ मोशन को, लॉज ऑफ मोशन को लिंक करेंगे वर्क पावर एनर्जी से, वर्क पावर एनर्जी को लिंक करेंगे रोटेशनल मोशन से, रोटेशनल मोशन के बाद मैकेनिक्स आपकी पूरी होती है। बट इसका इन्वॉल्वमेंट आगे चैप्टर्स के अंदर ग्रेविटेशन के साथ रहेगा। और ग्रेविटेशन के बाद नेक्स्ट
आपके साथ जो यूनिट आएगी दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर, उसमें भी आपकी मैकेनिक्स इन्वॉल्व होगी। एंड आफ्टर दैट थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सब जगह मैकेनिक्स इन्वॉल्व रहेगी। एंड आफ्टर दैट ऑसिलेशन एंड वेव्स में भी मैकेनिक्स आपकी इन्वॉल्व रहेगी। इसीलिए चैप्टर्स आपको सीक्वेंस में इनिशियली दिए गए हैं। ओके, बट अप टू रोटेशनल मोशन बिल्कुल अच्छे से कंबाइन कर लीजिए, लिंक कर लीजिए और इसको आप एक ही यूनिट मान के तैयार करिए। आप देखिए फिजिक्स छोटी हो जाएगी और क्वेश्चंस करने की आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक बच्चे, तो अब आप देखिए dp/dt हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट आया। अब इस कॉन्सेप्ट पर आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, बट यहां जरूरत पड़ेगी काइनेमेटिक्स की। फिजिक्स इंडिविजुअल यूनिट आप नहीं पढ़ सकते। ठीक, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन जो मैं नॉर्मल फॉर्म में आपके सामने लाता हूं, इस पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, दैट इज, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन आप कहीं भी देखेंगे, आपको जो आपको डाल रहा हूं बेसिकली, अ बुलेट ऑफ मास, कुछ भी बोल दे रहा हूं मैं, कहीं से किसी से कोई मैचिंग नहीं होगी, कोई आंसर मैच नहीं करेगा। ओके, किसी किताब से कोई डिजिट मैच नहीं करेंगे, आंसर भी किसी बुक से मैच नहीं करेंगे। इमीडिएट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर लाइव लेक्चर होता तो आप तुरंत मेरे लेक्चर के साथ सॉल्व करिए, आंसर बिल्कुल नया आएगा। किसी प्रीवियस ईयर से साथ डिजिट मैच नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट तो मैच कर सकता है। जब डिजिट मैच नहीं करेंगे तो इसका मतलब उसी समय आपको आंसर निकालना है, रटा हुआ आपका काम नहीं आएगा। कई बार बच्चे 2 साल एक साथ तैयारी कर चुके होते हैं तो आंसर को रटने की कोशिश करते हैं, हम डिजिट बदल देते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसी समय आपको आंसर निकालना है, उससे आपकी स्किल क्रिएट होती है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने की। एक दिन और भी कहा था मैंने कि क्लास में प्रेशर लीजिए, क्लास में जब प्रेशर लोगे तो वही प्रेशर आपका काम आएगा एग्जामिनेशन रूम में। क्लास को एंटरटेनमेंट के साथ मत पढ़िए, फिर एग्जामिनेशन रूम में आपकी हालत बिगड़ती है। क्लियर, क्लास को 1 घंटे का क्लास एग्जामिनेशन रूम मान के पढ़ चलिए। क्लियर, क्वेश्चन है अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg is fired from the gun with velocity 200 meter per second. Fired from the gun with velocity 200 meter per second. Embedded inside the block up to the distance 20 centimeter. Embedded inside the block up to the distance 20 centimeter. The force applied by the block on the bullet will be equal to, or the retarding force applied by the block on the bullet will be equal to. क्वेश्चन आपके सामने है जिसके अकॉर्डिंग a bullet of mass 0.04 kg is fired from the gun with velocity 200 meter per second embedded inside the block up to the distance 20 centimeter. The reactionary force, retarding force applied by the block on the bullet will be equal to, आगे ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन में आपके सामने नहीं लिख रहा। ओके, क्योंकि जो सवाल करूंगा आपके सामने वही आंसर आएगा। ओके, अब आप देखिए आंसर मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, तो सॉल्व करेंगे आप वही आंसर आएगा। डिजिट मैंने चेंज कर दिए। ओके, अब आप देखिए इसको ट्राई करिए। यहाँ पर S है 20, B इतना है और इतना मास है, इसको किसी ब्लॉक के अंदर एंट्री करता है 20 सेंटीमीटर, तब ये बुलेट रुक जाती है। कितना फोर्स अप्लाई करना है इस ब्लॉक नेस पर, इसको रोकने के लिए 20 सेंटीमीटर एंटर कराने पर, ये आपको एवेलुएट करना है। ओके बच्चों, तो देखिए भाई, अब ये मैं आपको समझा रहा हूं, बट आप ओरल दिमाग में फिजिकली फील करा करिए क्वेश्चन को। एक ब्लॉक किसी मटेरियल का हो सकता है, इस पर एक बुलेट फायर होती है। जब ये बुलेट फायर होती है, इसके अंदर एंटर कर जाती है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर एंटर करने के बाद रुक जाती है। अब अगर ये रुकती है तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, इसके अंदर नेगेटिव एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ब्लॉक का मटेरियल, इसको रोकने के लिए वो आपको एवेलुएट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप रिटार्डेशन को निकाल लीजिए। दैट इज थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। बट रिटार्डेशन हो रहा है तो चाहे तो आप रिजल्ट के अंदर नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं। v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ये 200 स्क्वायर माइनस
2a इंटू 20 सेंटीमीटर है -2। अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो यहां कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड, a को अलग कर लेते हैं, 200 स्क्वायर अपॉन 2 20 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आपके पास रिजल्ट है। अब कितना फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज F इज इक्वल टू m into a, F is equal to m into a, वो आपके सामने रिजल्ट लिखा है, मास 0.04 into 200 स्क्वायर 2 into 20 into 10 to the power -2। अब आप देखिए ये 10 to the power 2 पर पहुंचेगी, ये कंप्लीट खत्म हो गया। 0.04 kg है, इसका मतलब 10 to the power यहाँ जो पावर आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, और 10 टू दी पावर यहाँ, ऐसे आप अपने आप सॉल्व करिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको क्या बताऊं कैसे सॉल्व करना है, ये आप सबको आता है। ओके बच्चों, 11th में क्लियर हो रहा है, वो भी 10th मैथमेटिक्स से नहीं पढ़ के आया, तो यहाँ पर कोई कांसेप्ट नहीं है, सीधी सी बात, मैं सीधे कट करता हूं। तो अब आप देखिए ये पॉइंट साथ से हटता है, उसके बाद देन ये आपके पास रिजल्ट है, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ बचा है, ठीक। इसको आप लिख लीजिए 200 इंटू 200 अपॉन 10, इसको कट कर दीजिए। अब 200 इंटू 20, अभी आपके पास आंसर आ चुका है 20, दैट इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। ये रिजल्ट आ चुका है आपके पास 4000 न्यूटन। ओके बच्चों, तो अब आप देखिए पहला क्वेश्चन ऑन द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वेरी गुड क्वेश्चन, very expected question for the next NEET, JEE as well as CUT exam. A cricket ball of mass 150 gram. Cricket ball of mass 150 gram. M लिख रहा हूं मैं आपके सामने 150 ग्राम throwing by the bowler। क्रिकेट मैच खिलाते हैं आपको, और बिल्कुल आप इमेजिन करिए कि आप ग्राउंड पर मैच देख रहे हैं। A cricket ball of mass 150 gram is thrown by the bowler with velocity 150 मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए यहां भी साइंस इन्वॉल्व होती है। 150 मीटर पर सेकंड हिटेड बाय द बैट्समैन इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड हिटेड बाय द बैट्समैन इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, दैट इज 150 मीटर पर सेकंड। सेम भी हो सकती थी, डिफरेंट भी हो सकती है, ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। इफ द टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉल विद द बैट इज 0.01 सेकंड 0.01 सेकंड, then force applied by the batsman on the ball will be equal to force applied by the batsman on the ball will be equal to, आपको बताना है कि बैट्समैन ने इस बॉल को कितने फोर्स से हिट किया है, ठीक। अब आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने देखा जितनी फास्ट बॉल होती है बैट से टच होने के बाद उतनी ही जल्दी बाउंड्री पकड़ती है। क्यों पकड़ती है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जितनी ज्यादा फास्ट बॉल होगी उतनी ही जल्दी बाउंड्री से बाहर जाती है, और जितनी स्लो बॉल होती है उसे बाउंड्री से बाहर करने में पसीने आते हैं बैट्समैन को। क्यों आते हैं, आप सामने फिजिक्स से। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि बैट्समैन ने कितना फोर्स अप्लाई किया। अब कितना फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करना है तो न्यूटन के सेकंड स्टेटमेंट का नाम आता है। अब न्यूटन के सेकंड स्टेटमेंट का नाम आता है तो उस कंडीशन में न्यूटन का सेकंड स्टेटमेंट है F m into a, या तो a निकालिए अलग से, उसके बाद देन m से मल्टीप्लाई करिए, या फिर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट, rate of change of momentum will be equal to applied force. Rate of change of momentum of the ball will be equal to the force active on the ball. ओके, तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल देते हैं। अब एक्सीलरेशन निकालोगे तो एक्सीलरेशन निकालते समय यहां पर वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब आप देखिए ये बैट्स, उसके बाद देन ये बैट से बॉल B1 वेलोसिटी से जा रही है, एंटर कर रही है, उसके बाद देन बैक होती है B2 वेलोसिटी से बैक होती है। हमारे पास कॉन्सेप्ट है फोर्स इज इक्वल टू dP अपॉन dt, d अपॉन dt
ऑफ एम बी। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना तो एक स्टेप में लिखता मैं आपके सामने। f is equal to dp upon dt, that is g upon dt of mb। अब m तो नहीं बदलेगा भाई, टूटी नहीं है बॉल कि बैट से हिट हुई और उसका कोना टूट गया तो m तो चेंज होगा नहीं, बॉल शाम तक पिटती रहेगी तो उसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इफेक्ट आता है तो बार बार उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, टकराती है, b बार बार चेंज होता है। अब आपको m और यहाँ पर d upon dt of b निकालना है, that is m db upon dt। अब m db upon dt आपके सामने रिजल्ट है, इसमें आप जब तोड़ोगे इसको तो m b2 minus b1, देखिए m db upon dt, देखिए f is equal to m db upon dt, m b2 minus b1 upon dt। एक्सप्लेन करने की वजह से मैं आपको लिख रहा हूं पूरा, शॉर्ट में आप लास्ट में रिजल्ट अप्लाई करेंगे जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। यहां देखिए अब वैल्यूज अप्लाई करते हैं। f is equal to मास है 150 into 10 to the power -3 kg, b2 minus b1, अब 150 minus 150। लेकिन ध्यान से देखिए, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 है और इस 180 वाले वेक्टर्स को अब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये ऐड हो जाते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए क्वेश्चन वैल्यूएबल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोनों के वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, जब आप इन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर जो डेल्टा बी आएगा वो 150 प्लस 150 में कन्वर्ट हो जाएगा और रिजल्ट 0.01 से डिवाइड करोगे। ओके, अब ये निकल के आएगा आपका अप्लाइड फोर्स, that is F is equal to 150 10 to the power -3 into 300 upon 0.01। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर 100 आ चुका है, 100 आ चुका है तो उसके बाद देन ये देखिए 10 to the power नेगेटिव है तो 1 2 3, ये 3 0 यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं और उसके बाद देन अब आपके पास रिजल्ट है 150 into 30 is equal to 4500 न्यूटन। ये आपका रिजल्ट आ चुका है 4500 न्यूटन फोर्स अप्लाइड बाय द बैट्समैन ऑन द बॉल। 4500 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड बाय द बैट्समैन ऑन द बॉल। कंडीशन आपके सामने है। अब आप देखिए ये रिजल्ट बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है आपके सामने, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आपके सामने चल रहा है। अब ये क्वेश्चन जब पूछा गया है एक आध बार बिना डिजिट की, जब आपसे पूछा गया है तो उस कंडीशन में डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम पूछ सकते हैं, बॉल का चेंज इन मोमेंटम पूछ सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम पूछेंगे तो उस कंडीशन में आप देख लीजिए कितना हो जाएगा इसका चेंज इन मोमेंटम, खुद देख लीजिए। अगर कोई बॉल जिस स्पीड से जाती है और उसी स्पीड से बैक हिट जाती है तो आप देखिए यहाँ पर अगर उसी स्पीड से बैक हिट जाती है तो दोनों में ये b और b है, यहाँ 150 की जगह क्या आ जाएगा, मास ऐसे ही रहेगा। पहले मोमेंटम आपके सामने लिखा है, मोमेंटम F = dp upon dt, दैट इज m, ये आपके पास z है। और जब यहाँ पर ये m into v plus v upon टाइम, ठीक है, dp upon dt, तो उसका मतलब अब ट्वाइस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम है वो आपके सामने कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि b क्या हो जाएगा, ट्वाइस। बाकी सब कुछ सेम रहना। अगर आप टाइम को इग्नोर कर दोगे तो टाइम को इग्नोर करने पर b 2 टाइम्स हो गई और उसके बाद देन मास वही रहेगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाएगा। ओके, चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाएगा। बात समझ में आई है नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहता, क्वेश्चन फॉर्म में बोल रहा हूँ। A cricket ball of mass m is thrown by the bowler with velocity v, hit by the batsman in just opposite direction with the same velocity. Then change in momentum of the ball will be equal to p, 2p, 3p, 4p. आपका आंसर क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2p। जब बॉल को बैक करोगे वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगी, मास सेम रह जाएगा, उसका मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, डेल्टा p 2p के इक्वल हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है। ओके बच्चों, अब बार बार इसको आप रिपीट करके देख सकते हो, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं पूरा सब कुछ बोर्ड पे लिखूंगा तो आपके सामने मैं रिपीट, आपका वीडियो सामने होगा तो आप इन चीजों को बार बार रिपीट करके अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक बच्चों,
अब आप देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इस पर, उसके बाद देन इसी कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आगे जाता हूं। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है फॉर नीट एज वेल एज फॉर जेईई आल्सो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए, बट कुछ डिफरेंट होते हैं। क्लियर कह दूंगा आपसे कि नीट वाले बच्चे इसको ना करें, जेईई वाले बच्चे इसको करें, और जहां पर कॉमन है पोजीशन वहां पर कॉमन पोजीशन पे आप इसको कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर मैं आपसे बात करता हूं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन क्रिकेट बॉल के लिए भी हो सकता है और बिलियर्ड बॉल के लिए भी हो सकता है। ठीक, किसी भी फॉर्म में पूछा गया है। तो देखिए अब ये बिलियर्ड बॉल हो सकती है, क्रिकेट बॉल हो सकती है, कवर ड्राइव इसको कहते हैं। एक बॉलर ने थ्रो किया किसी एंगल पर थीटा पर, उसके बाद देन वेग वेलोसिटी u v जो भी है, अब ये यहां से हिट होती है और हिट होने के बाद उसी एंगल पर दूसरी डायरेक्शन पकड़ लेती है, एंगल थीटा। बढ़िया क्वेश्चन। अब आपसे या तो पूछेंगे चेंज इन मोमेंटम, या फिर इंपल्स भी पूछ सकते हैं, एज वेल एज फोर्स भी पूछ सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स होता है, और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से इंपल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जिसको कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंपल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अगर आपसे इंपल्स पूछेंगे तो भी आपको चेंज इन मोमेंटम निकाल देना है, और अगर आप कुछ फोर्स पूछेंगे तो चेंज इन मोमेंटम को आप टाइम से डिवाइड करोगे। ओके बच्चों, अब यहां पर आप देखिए ये उसी स्पीड से बैक हो जाती है और थीटा एंगल फॉर्म होता है अनदर डायरेक्शन। क्लियर? अब आप देखें इस u को रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट्स में, इसका ये कंपोनेंट आएगा u sin थीटा और ये कंपोनेंट आएगा u cos थीटा। वेक्टर से अलग मत होइए भाई। उसके बाद देन जब ये पलट चुकी है डायरेक्शन, देखिए ये कंपोनेंट आएगा u sin थीटा और ये कंपोनेंट आएगा u cos थीटा। ये देखिए u cos थीटा के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। u cos थीटा के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है। जब आप यहां पर निकालोगे डेल्टा b, तो डेल्टा b कितना हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स को माइनस करोगे ऐड हो जाएंगे, ये आएगा 2u cos थीटा। और अगर आप यहां पर निकालोगे डेल्टा u की वैल्यू वर्टिकल एक्सिस पर, इनके बीच में एंगल 0 है, जिन वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है उनको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर 0 आता है। वेक्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ, कई क्वेश्चंस आपको कराए हैं। ये खत्म हो गए, इनका रिजल्ट 0 में कन्वर्ट हुआ और डेल्टा भी आ चुका 2u cos थीटा। क्लियर? अगर आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछेंगे तो m से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2mu cos थीटा, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछेंगे फोर्स अप्लाइड, then F is equal to delta P upon delta T 2mu cos theta upon delta T। ओके, ये रिजल्ट होगा फोर्स अप्लाइड बाय द बैट्समैन ऑन द बॉल। अगर उसने कवर ड्राइव मारा है किसी बॉल पर सेम एंगल पर विद द सेम वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी डिफरेंट है तो उस कंडीशन में ये कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, ये कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, क्वेश्चन जेईई की फॉर्म में चला जाएगा। ओके, यहां इस नीड से मतलब खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहां पर रिजल्ट है डेल्टा p अपॉन डेल्टा t 2mu cos थीटा अपॉन डेल्टा t। यहां से आपको फोर्स मिल जाएगा। अगर आप पूछेंगे इंपल्स, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आपको बताती है दैट इज इंपल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम dp के इक्वल। इंपल्स होता क्या है, जब कोई लार्ज फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर स्मॉल टाइम के लिए एक्ट करता है दैट इज इंपल्स। इंपल्स की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टाइम दैट इज कॉल्ड इंपल्स। फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अब इंपल्स निकालना है तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आपको बताती है इसके अकॉर्डिंग F dt, तो I इज इक्वल टू dp अपॉन dt इनटू dt। ये क्या बचा, dp के इक्वल बचता है। ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है दैट इज इंपल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एक क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम जो आप अगला एग्जाम दोगे। ठीक है, अब आप देखें सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पर क्वेश्चंस, अभी आपका जो फोर्स है वो फोर्स कहीं भी अप्लाई होता है। अब फोर्स कहीं भी अप्लाई होता है तो फोर्स पर क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एज वेल एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने है जो मैंने आपको कराए हैं, इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा। ठीक बच्चों, अब सेकेंड लॉ
फिर इन्वॉल्व करते हैं उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन। और यहाँ पर एक क्वेश्चन थ्योरेटिकली क्रिएट होता है, देखिए यहाँ पर थ्योरेटिकली क्रिएट होता है। ये देखिए इस बॉल पर जब आपने किसी भी बॉल को थ्रो किया है और ये हिट होती है किसी बॉल से, तो ये फोर्स नॉर्मली एक्ट करेगा या किसी एंगल पर एक्ट करेगा? आप खुद देख लीजिए, रिजल्टेंट फोर्स इस बॉल पर नॉर्मली एक्ट कर रहा है। नॉर्मली थ्रोइंग किसी एंगल पर है, ठीक है, और बैक किसी एंगल पर है, बट इसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहा है। ओके, तो फोर्स एक्शन में कहां होगा? बॉल के नॉर्मली एक्ट करेगा। क्लियर बच्चों? एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेटमेंट बड़ी आसानी से आपको पता रहता है, बट ये थर्ड स्टेटमेंट इतना कमजोर मत समझिए, इसके साथ बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। ओके, थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। ओके, एक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है रिएक्शन की। ये न्यूटन का थर्ड स्टेटमेंट कहलाता है। न्यूटन का सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हो, इफ नेट फोर्स इज देयर एक्सीलरेशन इज देयर, इफ नेट फोर्स इज जीरो देयर इज नो एक्सीलरेशन इन द बॉडी और इन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? बात हो रही है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, साथ में आपको लेके चलना है। और यहाँ पर अभी आप दिमाग में रखिए स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर? जैसी टू डायमेंशनल मोशन इन्वॉल्व होगी, हल्के से कॉन्सेप्ट प्लस हो गए, हल्के कॉन्सेप्ट प्लस हो गए। न्यूटन का थर्ड स्टेटमेंट आपके सामने आ चुका है। उसके बाद न्यूटन का थर्ड स्टेटमेंट आने के बाद आपके सामने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? देखिए बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूं और नीट वाले बच्चों से तो स्पेशली कह दूं, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आप इसी को तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन आपका इसी के अंदर से होगा, इन्हीं कंटेंट के अंदर से होना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज लीनियर मोमेंटम। यहां पर बात चली है लीनियर मोमेंटम की, वही एंगुलर मोमेंटम आगे आने वाला है, पर फिलहाल बात हो रही है लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ होता क्या है? देखिए हमारे पास जो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है उसको लिखते हैं P इज इक्वल टू mv। एक बार इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार फिर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में d अपॉन dt ऑफ p, d अपॉन dt ऑफ mv। यहां से dp अपॉन dt n dv अपॉन dt में कन्वर्ट होता है, m into a में कन्वर्ट होता है, f के इक्वल होता है। अब कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? द मोमेंटम ऑफ द बॉडी और द मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज remain same if no external force is acted on the body or on the system of bodies। अब सिंगल बॉडी भी हो सकती है, बहुत सारी बॉडीज का सिस्टम भी हो सकता है। अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, सिस्टम का मोमेंटम एज वेल एज बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। ओके बच्चों, तो अब आप देखिए हमारे पास dp अपॉन dt इक्वल टू f आ चुका है और आपका कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हम इसमें अप्लाई कर देते हैं f0। अब अगर हम f0 अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में dp अपॉन dt 0 हो जाएगा, dp 0 हो जाएगा। अगर आप d को ब्रेक करते हो अपने कॉन्सेप्ट से p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 0 या फिर p2 इज इक्वल टू p1। अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं, इनिशियल एज वेल एज फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ चुका है। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ओके, देखिए भाई मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा हूं कि फिजिक्स में कहां से क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। जो टॉपिक्स ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं उनसे क्वेश्चनिंग होती है क्योंकि वो फिजिक्स को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। टीचर वहीं से क्वेश्चन क्रिएट करता है जहां से रियल फिजिक्स से अप्लाई होती है। तो यहां पर आपके सामने कॉन्सेप्ट आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर अब आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर चुके हैं और लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने स्टडी किए फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड आफ्टर दैट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ के साथ इनर्शिया, और इनर्शिया के बाद लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही आप लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए जिन पर क्वेश्चनिंग होती है।
एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट सेकंड लॉ के साथ आपका नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ मोमेंटम का। मोमेंटम को जब आपने टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिंक होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, मींस फोर्स एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F is equal to m into a तो सेकंड लॉ है ही, बाकी F is equal to dp upon dt भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। ओके, एंड आफ्टर दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ इंपल्स डिस्कस किया था हम लोगों ने, इंपल्स क्या होता है, और इसी पर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। बढ़िया क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस पर रहिए, इन क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलने हैं। अब आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, दैट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। अब ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन क्या होती है, फिजिक्स फिजिकली फील करिए और फील करिए, खाली पढ़ने से नहीं, जब तक फिजिक्स फील नहीं करोगे ये नहीं आएगी समझ में। अब जैसे नाम आया रिक्वायर्ड वेलोसिटी का, और ये कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड। किसी गन से जब फायर होता है, बुलेट फॉरवर्ड जाती है और गन बैक मूव करती है एक वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी को रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, जिसके अकॉर्डिंग इनिशियली जब गन एज वेल एज बुलेट दोनों एक साथ हैं तो सिस्टम रेस्ट में है। अब सिस्टम रेस्ट में है, दैट मींस इनिशियल मोमेंटम जीरो है, बाहर से कोई फोर्स नहीं हो रहा, इसमें इंटरनल ब्लास्ट होता है और इंटरनल ब्लास्ट के थ्रू ये बुलेट फॉरवर्ड जाती है और गन बैकवर्ड होती है। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अकॉर्डिंग सिंगल बॉडी है या फिर बहुत सारी बॉडीज का सिस्टम है, उस पर बाहर से कोई फोर्स रिलीज नहीं होता है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम सेम रहता है। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा, जिसके अकॉर्डिंग अब अगर आपको निकालनी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, फॉर दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ द गन दैट इज कैपिटल V, इसको आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी कह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट स्मॉल v, mass of the gun capital M and mass of the bullet small m। अब इनिशियल मोमेंटम जीरो है, जीरो इज इक्वल टू फाइनली ये दो बॉडीज में कन्वर्ट हुआ सिस्टम mb प्लस mb। यहां से आपको b रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, जिसके अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू mb अपॉन कैपिटल M। रिक्वायर्ड वेलोसिटी का फॉर्मूला आ चुका है, नेगेटिव में आएगा ये, क्योंकि आप देखिए v इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं आप लिखेंगे mb, तो ये माइनस mb के इक्वल आएगा। अगर आप b को सेपरेट करोगे रिजल्ट आएगा माइनस mb अपॉन f। और माइनस डायरेक्शन आपको बता रही है कि गन की जो वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने से ही इन दोनों का मूवमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ चुका है, माइनस mb अपॉन m, m स्मॉल m मास ऑफ द बुलेट, स्मॉल b वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, कैपिटल M मास ऑफ द गन। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब मशीन गन्स बनती हैं उनका वेट हैवी क्यों रखा जाता है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है। आप कोई भी सोल्जर या कोई भी आर्मी मैन जब बुलेट फायर करता है और गन को हैंडल करता है तो कहा जाता है कि भाई इसको ढंग से कस के पकड़िए, क्योंकि पीछे जब आएगी और आपने इसको लूज पकड़ा हुआ, लूज हैंडलिंग की हुई है, क्वेश्चनिंग होती है यहाँ से, ये समझ लीजिए, ध्यान सुनना आपको। तो उस कंडीशन में जर्क होगा, उस जर्क से फ्रैक्चर हो सकता है। ओके, तो जो हैवी गन्स होती है उनको जमीन में डिगिंग किया जाता है, और बाकी जो नॉर्मल गन्स होती है इनसे फायर होते समय जो भी इसको फायर करता है प्रॉपर हैंडल करता है, जिससे जर्क से बच सके। ओके, इस जर्क से जो वेलोसिटी क्रिएट होती है इसको आपने कहा गया रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। अभी आपने नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट सुना, यही क्वेश्चन जब नीट और जेईई के क्वेश्चन पेपर में बन के आएगा और उसमें सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यही क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट दिखते हैं। बट यहाँ पर आप देखिए सामने कॉन्सेप्ट है रिक्वायर्ड वेलोसिटी पर न्यूमेरिकल होता है, तो आप देखिए सीधे नॉर्मली वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दे देंगे आपको, मास ऑफ द बुलेट दे देंगे, मास ऑफ द गन दे देंगे, एंड आफ्टर दैट रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपसे पूछेंगे, अब आप कर ले जाओगे। ओके, यहाँ पर मैं आपको वैल्यू बोल के क्वेश्चन कराऊं, जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं और आसानी से आप इन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो। बट रिक्वायर्ड वेलोसिटी का अगर आपको मीनिंग पता है तो आप इसमें फंस जाओगे। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर जहां से क्वेश्चन राइज होता है, जहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है, मैं उस पर आपको न्यूमेरिकल बोलता हूं। ओके, मैंने आपसे कहा न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से सुनिए, जब आप लेक्चर खोलें तो बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे कि आप लाइव पढ़ रहे हैं, तब आप एडवांटेज गेन करोगे।
अब आप देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं जिसके अकॉर्डिंग अ बॉम्ब ऑफ मास 15 kg explodes in the two pieces of masses 10 kg and 5 kg। एक बम है, इसका मास 15 kg है, एक्सप्लोड्स अपने आप फटता है टू पीसेस में 10 kg एंड 5 kg। 5 kg mass is moving 5 kg mass is moving with kinetic energy 200 joules। 5 kg mass मूव करता है with kinetic energy 200 joules। What is the velocity of mass 10 kg? 10 kg की वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। अब आप इसको v1 मान लीजिए, v2 मान लीजिए, जो मर्जी ऐसे सोच कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन है 15 kg का एक बम है, वो दो पीस में बस्ट होता है 10 kg एंड 5 kg। 5 kg का जो पीस है उसकी काइनेटिक एनर्जी 200 जूल्स है। अब आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी 10 kg की क्या होगी। ओके, तो अब आप देखिए 5 kg की वेलोसिटी आपको निकालनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको 200 जूल्स दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। ओके, हाफ mv स्क्वायर, और ये आपको गिवन है 200। क्लियर? यहां पर मास कितना है 5/2 into b स्क्वायर 200। b स्क्वायर इज इक्वल टू 400/5, b आ गया 20/√5 मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए वेलोसिटी ऑफ मास 5 kg, इसको आप v1 v2 जब आप सॉल्व करें जो मर्जी आप कंसीडर कर सकते हैं। हमने इसको v1 कंसीडर किया, उसको v फाइंड आउट कर लिया। अब यहां पर यूज होना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब इनिशियली बम कंसीडर करेंगे, इनिशियल बम किस में था, रेस्ट में था। अब ये रेस्ट में था तो उस कंडीशन में इसका मोमेंटम कितना होगा, 0। अब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग आप देखिए इनिशियल मोमेंटम 0 है इज इक्वल टू इसका मोमेंटम कितना आएगा 10 into v1 प्लस इसका मोमेंटम कितना आएगा 5 into 20/√5। अब आपने इस v1 को निकालना है तो v1 10 v1 is equal to minus 5 20/√5। v1 is equal to 5 20/√5, ये माइनस है और 10 यहां पर और आ जाएगा। अब आप देखिए ये कैंसिल हुआ, इस √5 से यहां पर √5 आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा -√5 और ये साथ में 2 बचा है, दैट इज -2√5 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, अब आपके पास ऑप्शन जो भी होगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। अगर √5 में है तो उसको यहां छोड़िए, और अगर आप कहीं किसी फॉर्म में तो आप उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। कैलकुलेशन बाय यू, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और इस कैलकुलेशन ये आपकी छोटे क्लास 9th 10th 11th में आप पढ़ चुके हो, तो इन सब कैलकुलेशंस में ये आपका प्रैक्टिस काम आएगी, कॉन्सेप्ट टीचर आपको देता है। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आपका पहला क्वेश्चन आया है, जिसके अकॉर्डिंग आप निकाल चुके हैं उस पीस की वेलोसिटी जिसकी वेलोसिटी आपको नहीं गिवन है। क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं जिसमें आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन्वॉल्व होगा, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन्वॉल्व होने के साथ वेक्टर इन्वॉल्व होगा। ध्यान रखिए वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे, वेक्टर के बिना फिजिक्स में आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल हमेशा टिप्स पर होना चाहिए वेक्टर के कॉन्सेप्ट। अब आप देखें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलते हैं दैट इज ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। A bomb of mass 30 kg, डिजिट चेंज कर दिए 30 kg। बम ऑफ मास 30 kg, डिजिट किसी से मैच नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन आप प्रीवियस से उठाइए, डिजिट आपके हमारे क्लास के होते हैं इस समय, या जो भी आंसर आएगा वो इसी समय आएगा, उससे पहले किसी बुक से आपका डिजिट मैच नहीं करेंगे। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए ये हमें भी नहीं पता होता, हम यहाँ बना के बोलते हैं डिजिट्स आपके सामने 2 3 5 4 जो भी है। अब 30 kg का एक बम है, एक्सप्लोड्स होता है 3 पीसेस, उससे पहले 2 पीसेस दे, इट इज एक्सप्लोड्स इन द 3 पीसेस of masses 5 kg, 5 kg and 20 kg. Bomb of mass 30 kg is exposed in the 3 pieces of masses
5 kg, 5 kg and 20 kg. Equal masses are moving with velocity 20 meter per second. With equal velocity 20 meter per second. Perpendicular to each other. Perpendicular to each other. Then the velocity of mass 20 kg will be equal to. Question दोबारा सुनिए. A bomb of mass 30 kg is exploded in the three pieces of masses 5 kg, 5 kg and 20 kg. Equal masses are moving with the same velocity 20 meter per second but perpendicular to each other. The velocity of mass 20 kg will be equal to. ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगर आप देख रहे हैं वीडियो थोड़ा दिमाग लगाइए और ट्राई करिए सॉल्व करने की. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर आपका अप्लाई होगा. बट यहाँ पर वेक्टर इन्वॉल्व हो गया. अब आप फिजिकली सोचिए, फिजिक्स में फिजिकली जो हो रहा होता वही ट्रुथ होता. ये देखिए इसमें क्या होगा. जब ये बम फटेगा तो कंडीशन आएगी, ये 5 kg का मास और ये 5 kg का मास दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे. वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड. इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम या रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं. अब रिजल्टेंट मोमेंटम यहां आएगा p डैश. इस p डैश से आपका थर्ड पार्टिकल मूव करेगा. दैट इज जो आपके सामने है, इसका मास कितना है 20 kg. ये इसकी कंडीशन आएगी. तो अब आप देखिए 5 kg एंड 5 kg एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं. इनका रिजल्टेंट बनेगा p डैश. इसका मोमेंटम अगर p1 मानते हैं, इसका मोमेंटम p2 मानते हैं और इसका मोमेंटम p3 मानते हैं. अब आपको यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है और वेक्टर भी यूज करना है. तो जिसके अकॉर्डिंग आप देखिए सबसे पहले p1 और p2 के मोमेंटम को सिंपलीफाई करते हैं. मैंने आपको बताया था मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. अब वेक्टर क्वांटिटी है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना सिंपल सा काम है. आप देखिए यहां पर 5 kg और 5 kg मासेस हैं और वेलोसिटी कितनी है 20 एंड 20. अब इन दोनों का मोमेंटम p1 कितना आएगा, p1 5 into 20 100. p2 कितना आएगा 5 into 20 100. अब p डैश कितना आएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट p डैश अंडर रूट 100 स्क्वायर. 100 स्क्वायर जो 100 अंडर रूट 2 में कन्वर्ट हो जाए. अब इन दोनों का मोमेंटम p डैश हो चुका है कितना 100 रूट 2. 100 रूट 2 का जो थ्रस्ट है वो इसको मूव कराएगा. अब 100 रूट 2. अब आप देखिए p डैश प्लस p3 इन दोनों का एडिशन 0 होगा क्योंकि इनिशियली बॉम्ब किसमें था, रेस्ट में था. यहां देखिए 100 रूट 2 प्लस p3 मास कितना है 20. वेलोसिटी हमें नहीं पता जो आपको निकालनी है. v इज इक्वल टू माइनस 100 रूट 2 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. माइनस का मतलब p1 और p2 का जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट मूव करेगा. ये थर्ड पीस ऑफ द बॉम्ब. ये आपका क्वेश्चन है. दैट इज द क्वेश्चन फॉर नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2024-25. ओके. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस चैप्टर का समझिए मास्टर की है. एक क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बचता ही नहीं है. और भी क्वेश्चंस हैं बट ये क्वेश्चंस मैंने आपको जो कराए हैं इनकी हेल्प से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को कर लेंगे. ओके बच्चों. अब आप देखिए इस चैप्टर में फोर्स इंट्रोड्यूस हो चुका है. अब फोर्स इंट्रोड्यूस हो चुका है तो उस कंडीशन में हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी चीज आपको बताते हैं तो जनरली आप लोगों को रियलिटी में नहीं पता होता है. अगर आपसे बात करते हैं कि आपका वेट क्या है, किसी बॉडी की आपसे बात करें बॉडी का वेट क्या है. अब आप mg को ही वेट समझ बैठते हो कि किसी बॉडी के अगर वेट की बात करते हैं तो आप समझते हैं वेट का मतलब mg होता है. भाई mg वेट नहीं होता है कि आप सीधे सीधे mg वेट कह दें. mg वेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. दैट इज डिपेंड्स. हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है और वेट कैसे वेरी करता है. तो वेरिएशन ऑफ द वेट कैसे आता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर. सबसे पहले आप तब बता पाओगे जब आपको पता होगा कि वेट होता क्या है. सिर्फ mg रट लेने से काम नहीं चलने वाला.
ओके बच्चों, तो वेट क्या है उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, वेट क्या है। नॉर्मली आप वेइंग मशीन पे खड़े हुए, और वेइंग मशीन पे जब आप खड़े हुए तो आपके पास mg, आपने मान लिया कि mg आपका वेट है। ओके, अब आप यहां देखो रिएक्शन एक्शन लॉ पढ़ चुके हो, न्यूटन्स के लॉज पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपसे कहा इनकी रेंज बहुत वाइड है, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। जिसके अकॉर्डिंग आप देखिए, ये एक सरफेस है। इस सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो उस कंडीशन में ये एक फोर्स से सरफेस को दबाएगा, और ये फोर्स होगा mg। अब एक्शन रिएक्शन में आप पढ़ चुके हो, सरफेस भी खाली नहीं बैठेगा, सरफेस भी इसको जवाब देगा रिएक्शन की फॉर्म में, और यहां इस पर एक फोर्स आएगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म। ओके, अब आप देखिए, जैसे एक ऑब्जेक्ट का मास m है, इस सरफेस पर आता है, सरफेस रेस्ट में, ये इस सरफेस को एक फोर्स से दबाता है, इसको mg कहते हैं, और यहां पर ये सरफेस ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई करता है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन कहलाती है। अब आप गौर से देखिए, ये दोनों फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और दोनों फोर्सेस के बाद ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसका मतलब न्यूटन ने कह दिया है अपने लॉ में कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब यहाँ पर उल्टा चलिए, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। अब इस पर नेट फोर्स 0 होगा इन दिस कंडीशन। अगर आप इस बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालते हैं, तो F डाउनवर्ड लिखते हैं हम इक्वेशन, F डाउनवर्ड mg माइनस r। अब हमने देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने फोर्स निकाला, mg की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो mg में से डाउनवर्ड फोर्स में से अपवर्ड फोर्स माइनस कर देंगे, नेट डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगा। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स आपके पास mg माइनस r है, बट हमारे लॉस कह रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। इसका मतलब नेट फोर्स हम 0 कर देते हैं, mg माइनस r, और यहां से r निकल के आएगा mg के इक्वल। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी, ये आपकी बॉडी का वेट कहलाएगा। तो किसी भी सरफेस पर जब कोई ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट पर जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होती है किसी सरफेस की, ये इस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या नई बात है, ये तो हम पहले सोच के बैठे थे कि किसी बॉडी का वेट mg होता है, बट आपने क्या किया, घुमा फिरा के बात को बताया, बट रिजल्ट mg पर आ गया। भाई रिजल्ट mg पर आ गया, अभी मैं आपके सामने इस वेट को बदलने वाला हूं। ओके, mg पर आ तो गया, लेकिन mg पर तब आएगा जब ये सरफेस रेस्ट में है। बाय द वे, अगर इस वेइंग मशीन को हम ले जाते हैं लिफ्ट में, एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है फॉर दैट कॉन्सेप्ट। अगर आप इस वेइंग मशीन को ले जाते हैं लिफ्ट में, तो लिफ्ट में ये आपका वेट बदलेगा। लिफ्ट में अगर आप सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराते हैं, उस कंडीशन में टाइम पीरियड बदलेगा। ओके, तो यहां से ये क्वेश्चन क्रिएट होती है आपकी। तो आगे बढ़ते हैं कि अगर ये सरफेस मूव करना शुरू करता है अपवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सीलरेशन a, अब आप देखें ध्यान से, अगर ये सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर आप लिफ्ट में हैं और वेइंग मशीन लिफ्ट के अंदर है और एक्सीलरेशन a से ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू करती है। इस इक्वेशन को हम रिपीट करते हैं आपके सामने। इसमें मैंने आपसे कहा है कि सरफेस में जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या कहलाती है, वेट कहलाती है। ओके, और सामने लिखा है, अब जब सरफेस रेस्ट में था तो mg और w और r आपस में इक्वल आ गए। जब इसने एक्सीलरेशन a लिया है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो देखिए हम इक्वेशन वही रिपीट करते हैं, f डाउनवर्ड अगेन mg माइनस r। अब एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अब अगर बॉडी मूव कर रही तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इस पर नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा। डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, नेट माइनस mg माइनस r। और यहां से अगर r को सेपरेट करते हैं, तो r को सेपरेट करते हैं, रिजल्ट आएगा mg माइनस ma, दैट इज m प्लस हो जाएगा mg प्लस a। r इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा mg प्लस a, और ये r आपका वेट कहलाएगा। अब आप देखिए आपका वेट हो चुका है mg प्लस a, ये वेट बढ़ चुका है। अगर लेफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहां देखिए साइन ढंग से, अगर हम r को सेपरेट करते हैं तो यहां बीच में प्लस का साइन आएगा, तो mg प्लस mg प्लस a। इसका मतलब अब अगर लेफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, वेग मशीन आपका वेट बढ़ा के बताएगी। क्लियर,
बदल गया ना। आप सोच रहे होंगे mg को ही वेट कहते हैं, नहीं, अब आपका वेट कितना आएगा, mg प्लस a आएगा। ओके, अगर ये सरफेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है विद एक्सीलरेशन a, अब आप इस इक्वेशन को देखिए, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो अब यहाँ ma पॉजिटिव में आ जाएगा, ये वैल्यू ma इज इक्वल टू mg माइनस r, और यहां से आप निकालोगे तो r आएगा mg माइनस ma इज इक्वल टू mg माइनस a, और ये आपका वेट हो जाएगा। अगर लेफ्ट एक्सीलरेट होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन दिस कंडीशन आपका वेट रिड्यूस होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में आपका वेट इंक्रीज होगा। अगर आप ये झूले में बैठे हैं, जब झूला ऊपर जाता है उस कंडीशन में आप कंफर्ट फील करते हैं, और जब वो नीचे आता है उस कंडीशन में आपको लगता है कि हम पकड़ना पड़ता है आपको कि हम उड़ने वाले हैं। रियलिटी में उस समय आपका वेट रिड्यूस हो चुका होता है, इसलिए आप अपना हल्का फील करते हैं अपने आप को। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, mg माइनस a हो जाएगा आपका वेट। अब यहां से देखिए, आपको जादू जैसा दिखेगा। अगर आप लिफ्ट के अंदर हैं और लिफ्ट का धागा टूट जाता है, लिफ्ट का धागा अगर टूट जाता है, यहां से क्वेश्चन हुई है नीट में, जेई में, जहां से मैं बात कर रहा हूं। ओके, कॉन्सेप्ट अगर आप अलर्ट रहते हैं तो समझ लीजिए 70% काम आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाता है, 30% काम आपका बाकी बचता है जो आपके क्वेश्चंस के थ्रू होता है। ओके, अब अगर लिफ्ट का थ्रेड टूट जाएगा तो दैट मींस a किसके इक्वल हो जाएगा, g के इक्वल हो जाएगा। a और g जब इक्वल हो जाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 0, और आपका वेट कितना हो जाएगा, 0। ठीक, वेग मशीन इसमें आपको अपना 0 वेट देगी। अब बाय द वे आप लिफ्ट में थे या फिर किसी पुल से कूद पड़े, कूदना नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं, सीधे आपको बता रहा हूं, आप किसी पुल से आप कूदे, अब उसके बाद देन आपने अपनी फिंगर पर एक ट्रक को रख दिया। अब आपका ट्रक का वेट कितना है, 0 है। आप उस फिंगर पर ट्रक को लेके नीचे जाएंगे, लेकिन भाई जब नीचे जाओगे तो स्थितियां बदल जाएंगी, इसलिए ध्यान रखो उस समय जब फ्री फॉल हो रहा है उस समय आपका भी वेट 0 है और किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 0 है। ओके, तो जब लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है इन दिस कंडीशन क्या होगा, आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी, और नॉर्मल रिएक्शन जब 0 हो जाएगी तो वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वेग मशीन यहां पर आपको बताएगी, ठीक है, कि आपका वेट 0 है। एंड आफ्टर दैट अब आप देखिए वेट 0 है तो आप पीछे देखिए कि जो जिसको आप गॉड कहते हैं, ठीक है, भगवान जी एक बड़े से पहाड़ को लेके चले गए तो उनको साइंस आती थी, ठीक है, और उसका वेट उन्होंने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद आप देख रहे हैं सामने कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस फेलियर है, ध्यान रखिए, साइंस है तो बट नेचर के आगे फेलियर है। ओके, तो हम लोग इस रिसर्च को कर रहे हैं, कौन सी चीजें सामने है, कौन सी क्या है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ एविडेंसेस हैं, बट आप सोचो कि नेचर से साइंस कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो सामने देखिए रिजल्ट है आपके सामने, दैट इज r = 0 = w। एंड आफ्टर दैट जब लिफ्ट का थ्रेड टूटता है उस कंडीशन में आपके हाथ में बॉल है। अब बॉल आपने छोड़ दी लिफ्ट का थ्रेड टूटते ही, जब आपने बॉल छोड़ी, बॉल आपको नहीं छोड़ेगी, आपके हथेली से चिपके रही। क्वेश्चन पूछा गया, एक बॉल आपके हाथ में है, जैसे ही लिफ्ट का थ्रेड टूटता है आप बॉल को छोड़ते हो, अब बॉल आपके हाथ पर रहेगी या अलग हो जाएगी, नहीं रहेगी, नहीं अलग होगी, क्योंकि दोनों एक ही एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहे हो, फ्री फॉल कर रहे हो, उस कंडीशन में बॉल आपके हैंड के साथ कांटेक्ट में रहेगी। ओके, दोनों का वेट 0 होगा, और आपके सामने आ चुका है रिजल्ट, जिसके अकॉर्डिंग वेटलेस भी हो सकते हैं आप, वेटलेस भी हो सकते हैं। क्लियर? तो वेटलेस स्पेस में तो होते ही हैं, ग्रेविटी जहां पर नहीं होगी आपका वेट खत्म हो जाएगा, बट ग्रेविटी के अंदर भी वेट 0 में कन्वर्ट हो सकता है। कॉन्सेप्ट आपके सामने। अब आप देखिए इसमें अगर हम a को g से ग्रेटर कर दें, a इज ग्रेटर देन g, अब एक्सीलरेशन अगर g से ऊपर हो जाएगा, इन दिस कंडीशन आप देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगी भाई। जब नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप सरफेस से ऊपर उठ जाओगे, और अगर सीलिंग नहीं होती है लिफ्ट की, हो सकता है ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, और नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव में कन्वर्ट होती है तो अब आप सरफेस से अलग हो जाओगे। ओके, सरफेस से ऊपर उठ जाओगे अगर लिफ्ट को नीचे एक्सीलरेट कराया जाए मोर देन g से। सामने कॉन्सेप्ट है, ये है आपका वेट का कॉन्सेप्ट कि आपका वेट क्या होता है।
ओके, तो अगर जिस सरफेस पर आप खड़े हैं वो रेस्ट में है, आपका वेट mg होगा। जिस सरफेस पर आप खड़े हैं वो अपवर्ड जा रहा है, वेट इंक्रीज होगा, कॉन्सेप्ट होगा mg प्लस a। अगर जिस सरफेस पर आप खड़े हैं वो डाउनवर्ड एक्सीलरेट हो रहा है, आपका वेट होगा mg माइनस a। नॉर्मली डाउनवर्ड आने में वेट रिड्यूस होगा, अपवर्ड जाने में वेट इंक्रीज होगा और फ्री फॉल होने में आपका वेट 0 हो जाएगा। अगर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोर देन g हो जाता है, वेट आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब आप सरफेस से ऊपर हो जाओगे। ये कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है। ओके, अब आपको समझ आ चुका होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है और यहां पर ये रिजल्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल एक्शन और उसके बाद एक्शन क्या है। एक्शन जिस सरफेस पर बॉडी थी उसका फोर्स है और सरफेस जो फोर्स अप्लाई करता है वो नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ ये आपका वेट का कॉन्सेप्ट आ चुका है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर कहीं क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ढंग से क्लियर कर दिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आपको वेट क्लियर हो गया, उसके बाद देन अब आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन के बगैर आगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो देखिए भाई, जो ब्लॉक आपके सामने था एक सरफेस पर, इसमें दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, mg एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब आप देखिए, इससे पहले हमने जो वेट डिस्कस किया उसमें ये डायग्राम आपके सामने है, उसके अगेन mg और नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और उस पर नेट फोर्स 0 है। अगर हम इस ब्लॉक पर एक तीसरा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो तीसरा फोर्स अप्लाई करके इसको मूव कराना चाहते हैं, तो ये मूव नहीं करता। यहां से क्वेश्चन मार्क लगता है भाई। यहां mg को अपोज कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अब हमने जब इस पर फोर्स अप्लाई किया उस कंडीशन में अब ये ब्लॉक यहां से मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स को भी एक दूसरा फोर्स अपोज करने लगा और ये फोर्स कहलाएगा फ्रिक्शन या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअली आप इसको अंडरस्टैंड करिए, ठीक है, तब जाके आपसे क्वेश्चंस हैंडल होंगे। अब आप देखिए, हम सरफेस पर खड़े हैं, आप इस सरफेस पर खड़े हैं। इन दिस कंडीशन इस सरफेस के अंदर फ्रिक्शन तो है बट वो एक्शन में नहीं है। ये वो फोर्स है जब एक्शन में कब आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर स्लाइड करना चाहेगा, मूव करना चाहेगा, रोल करना चाहेगा, किसी भी टाइप की मोशन जब करना चाहेगा सरफेस पर, तब एक फोर्स एक्शन में आता है, इसको फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर एडजस्ट कर रहा, स्टैंडिंग पोजीशन में है, मूव नहीं कर रहा है, उसमें सरफेस के अंदर कोई आपसे पूछे फ्रिक्शन है, आप कहेंगे है बट एक्शन में नहीं है। तो आपसे पूछे फ्रिक्शन क्या होता है, बट डिफाइन करना है। डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी स्लाइड्स और जस्ट begins to slide on the surface of the another body is called friction or force of friction. The force which comes into play when the body slides or just begins to slide on the surface of the another body is called friction or force of friction कहलाता है। क्लियर? मीनिंग क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। तो अब यहाँ पर फ्रिक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, हम लोग मीनिंग समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन को भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन किताब लिख देगी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है और स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग आगे जाते हैं। आप देखिए, आपने इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया F और F की वैल्यू है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको 2 न्यूटन। अब इस F की वैल्यू 2 न्यूटन है, उस 2 न्यूटन फोर्स के बाद भी ये स्लाइड करने को तैयार नहीं है, फ्रिक्शन है। आपने इस फोर्स को इंक्रीज किया 4 न्यूटन, उसके बाद भी ये स्लाइड करने को तैयार नहीं है, तो ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है भाई, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब आपने अप्लाई किया 6 न्यूटन, तो भी स्लाइड करने को तैयार नहीं है, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को मेजर कैसे करोगे? अब जैसे आपने इस फोर्स को अप्लाई किया 8 न्यूटन जैसे अप्लाई किया, इट बिगिंस टू स्लाइड, अभी स्लाइड करने को रेडी हो चुका है। क्लियर? 8 न्यूटन क्या कहलाएगा? 8 न्यूटन इस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा और इसी को, इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर कोई लिमिटिंग फ्रिक्शन आपसे बात करे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई अलग से नाम नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं।
ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, बट 8 न्यूटन एग्जैक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इस मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप दो फ्रिक्शन से याद रखिए, स्टैटिक, काइनेटिक और डायनामिक एक के ही नाम। अब काइनेटिक और डायनामिक में बॉडी स्लाइड कर रही है, बॉडी रोल कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, कुछ भी कर रही है, अगर वो मोशन में है तो वो काइनेटिक का ही पार्ट कहलाएगा, और अगर रेस्ट में है तो वो स्टैटिक का पार्ट कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पर स्टैटिक का जो मीनिंग है 8 न्यूटन फोर्स जो आएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। अब कोई आपसे कहे स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन कर दो, स्टेटमेंट आएगा द फोर्स which comes into play when the body just begins to slide on the surface of the another body is called static friction. ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब स्टैटिक फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होता है तो प्रैक्टिकली देखा जाता है, फिजिक्स में हमारी थ्योरी जो लिखी गई है वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद लिखी गई है। तो हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं वो एक्सपेरिमेंटल पढ़ते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए फिजिकली फील करना और डायग्राम को अपने दिमाग में बनाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज क्रिएट होते हैं कि भाई लॉज क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन किन लॉज के अंदर गवर्न होता है, वो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाते हैं। जैसे नॉर्मल लॉज है आपके, ठीक है, लीगल लॉज होते हैं, वैसे फिजिक्स के अंदर भी लॉज होते हैं, जिससे फिजिक्स हमारी गवर्न होती है, वो फिजिक्स के लॉज कहलाते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जिन लॉज से गवर्न होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज कहलाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या है उससे इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है। अब हम स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज पर आते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ, एक्सपेरिमेंटली स्टैटिक फ्रिक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो लॉज के फॉर्म में लिखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। ध्यान से सुनेंगे आप इन चीजों को। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। ओके, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज μsR। ये μs कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। अगर आप इस μs को अलग करते हैं तो μs Fs अपॉन R आएगा। Fs फोर्स है, फोर्स है, और R भी फोर्स है। ये फोर्स का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, कोई भी यूनिट नहीं होती है। फ्रिक्शन जस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जस्ट एक नंबर होता है, एक नंबर होता है, ना तो इसकी यूनिट होगी और ना इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। ओके, फर्स्ट लॉ आ चुका है जिसके अकॉर्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। अब आप देखिए सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता। क्वेश्चन आपके पास आया, एक हैवी बॉडी है और एक लाइटर बॉडी है, एक साइकिल रोड पे खड़ी है और एक कार रोड पे खड़ी है। आप साइकिल को एक हाथ से लेकर चल दोगे, बट कार को उसी रोड पर आप एक हाथ से लेकर नहीं हिला पाओगे। क्यों नहीं हिला पाओगे? ठीक, हमने आपके पास जो लॉ लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पर? नॉर्मल रिएक्शन पर। अब नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड कर रही है तो उस कंडीशन में आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन कार और साइकिल दोनों के लिए डिफरेंट हो जाएगी। कैसे डिफरेंट हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रिएक्शन mg से क्रिएट होती है, mg से क्रिएट होती है। जितना बड़ा mg होगा नॉर्मल रिएक्शन उतना ही ज्यादा आएगा। अब कार में mg ज्यादा आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा आएगी, इसलिए फ्रिक्शन भी ज्यादा आएगा। और साइकिल में mg कम आएगा, नॉर्मल रिएक्शन कम आएगा, फ्रिक्शन भी कम आएगा। इनडायरेक्ट वे में फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मास पर डिपेंड कर गया। कोई आपसे पूछे कि स्टैटिक फ्रिक्शन मास पर डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं लिखा है, बट इनडायरेक्ट मेथड में मास से mg बनता है और mg से नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होती है। तो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब मास पर भी डिपेंड करता है। ये लॉ में नहीं लिखा जाएगा, बट क्वेश्चन अगर आपसे होता है तो आपको पता होना चाहिए इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द मास, लिखा कहीं नहीं है। ओके बच्चों, उसके बाद देन सेकंड लॉ कहलाता है जिसके अकॉर्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। बहुत आसान काम, कोई भी समझ लेगा। नेचर ऑफ द सरफेस। अब नेचर दो तरीके के लोग ह्यूमन में होते हैं और नेचर सरफेसेस की दो तरीके की होती है, एक स्मूथ और एक रफ। ठीक, तो ह्यूमन में भी रफ एंड टफ होते हैं और स्मूथ होते हैं। जो रफ एंड टफ होते हैं बहुत जल्दी हाथ पर फेंकने लगते हैं, ठीक है, और जो स्मूथ होते हैं उनको जल्दी से फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी चीज को आगे बढ़ के निकल जाते हैं। ओके, तो अब बिल्कुल सेम कंडीशन है। यहाँ पर रफ सरफेस खुरदरा है, गड्ढे बड्ढे ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा। सेकंड लॉ, स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस।
ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टेड टेंजेंशियल अपोजिट एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टेड टेंजेंशियल अपोजिट एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब टेंजेंशियल अपोजिट क्या होता है? ये देखिए, ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये बॉडी जो है उसका सरफेस कांटेक्ट में है। जहां पर ये कांटेक्ट में है वहां पर आप देखिए, अगर आप इसको इधर मूव कराना चाहते हैं, स्लाइड कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक टच करती हुई लाइन और उसका एरो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन टेंजेंशियल अपोजिट एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट सिर्फ सर्कल पे ड्रॉ नहीं होता, टेंजेंट प्लेन पर भी ड्रॉ होता है। टच करती हुई लाइन को टेंजेंट कहते हैं। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन टेंजेंशियल अपोजिट होती है एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट। और लास्ट इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके अकॉर्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता तो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार के टायर और पतले और मोटे होने से कार की स्पीड पर फर्क पड़ जाता है। अब बच्चा साइकिल लेके आया, उसके टायर बहुत मोटे हैं, एक बच्चा साइकिल लेके आया, टायर बहुत पतले हैं, उसके टायर पतले हैं, एरिया कम है, उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा, उसको कम फोर्स से साइकिल राइड करने में दिक्कत आसानी हो जाएगी। और इसके टायर मोटे हैं, वो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, बाइक है, कार है, कोई भी चीज है, उसके टायर से कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रिक्शन पर, फ्रिक्शन एरिया से इंडिपेंडेंट है। दीज आर द 4 लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। रिपीट कर देता हूं, डायरेक्टली स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड, स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। थर्ड, स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली टेंजेंशियल एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, दीज आर द लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? अब आप देखिए उसके बाद नेक्स्ट फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन में कोई भी नाम इन्वॉल्व हो, जब मूवमेंट आ चुका, अभी अगर ब्लॉक यहां से राइड करना शुरू कर दे, मूवमेंट स्टार्ट कर दे विद वेलोसिटी v, अगर ये v वेलोसिटी से स्टार्टिंग कर देता है इन दिस कंडीशन, अब v फ्रिक्शन इसके अंदर साथ रहेगा, बट इसका फ्रिक्शन अब जो होगा वो कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन दोनों में आप देखिए लॉज बिल्कुल सिमिलर हैं, बट डिफरेंस है कि जब काइनेटिक फ्रिक्शन क्रिएट होगी तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाती है। मींस जब कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर मूवमेंट शुरू कर देता है तो ये फ्रिक्शन सरफेस का रोड का कम हो जाता है। ओके, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी वेरी करती है स्पीड के अकॉर्डिंग। बट लॉज के अंदर ये सब मेंटेन नहीं हुआ है। काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज भी बिल्कुल ऐसे रिपीट होंगे जो आपके स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज हैं, बट स्लाइट डिफरेंस है। ठीक, मैं सिर्फ कोएफिशिएंट में सिंबल चेंज करूंगा, बाकी लॉज बिल्कुल सिमिलर हैं, जिसके अकॉर्डिंग काइनेटिक फ्रिक्शन F काइनेटिक डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता। अब ट्रक के अंदर लोड ज्यादा है, ज्यादा फोर्स से दबाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी उतनी ज्यादा आएगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगी, F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहां पर F के इज इक्वल टू म्यू के इनटू R, जिसमें म्यू के कांस्टेंट है, और ये कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको आप अलग करते हो F के अपना, आप फोर्स और फोर्स को डिवाइड करोगे, अगेन डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, ये फिर इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशनलेस होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर, काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टेड टेंजेंशियल अपोजिट एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल सिमिलर। काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल सिमिलर। ओके, सारे लॉज सिमिलर हैं काइनेटिक फ्रिक्शन एज वेल एज स्टैटिक फ्रिक्शन के। ओके, यहां से एक क्वेश्चन आपका हो सकता है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट हुई है, जो सिर्फ एक नंबर होता है, किसी भी क्वेश्चन में नंबर फॉर्म में गिवन होगा, इसके साथ यूनिट इन्वॉल्व नहीं होगी। तो अब आप देखिए यहां पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसको मैंने बहुत ब्रीफिंग में आपको बताया कि फ्रिक्शन क्या होती है। ओके, अब इस फ्रिक्शन को आगे थोड़ा सा मैथमेटिकली इन्वॉल्व करते हैं। रिजल्ट हमारे सामने है, F
दैट इज म्यू के इनटू आर। म्यू के इनटू आर आपके सामने रिजल्ट दिखा। अब आप देखें, अगर ये सरफेस पर बॉडी स्लाइड कर रही है, सरफेस पर स्लाइड कर रही है, अब म्यू के है या फिर एफ के कुछ भी है, ठीक, किसी भी कंडीशन में है, ये देखिए अगर ये इस समय स्टैटिक पोजीशन में है और स्टैटिक पोजीशन में आपने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने पर यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने लिखा है एफ एस म्यू एस इनटू आर। अब अगर ये स्लाइडिंग की पोजीशन में आ गई, स्लाइडिंग करने वाली है, तो उस कंडीशन में ये नीचे तो नहीं आ रही सरफेस तोड़ के, और ना सरफेस से ऊपर उठ रही है। इसका मतलब ये mg और नॉर्मल रिएक्शन आपस में इक्वल है। अगर mg और नॉर्मल रिएक्शन आपस में न्यूमेरिकली इक्वल है, तो यहां पर ये जो r है वो रिप्लेस हो सकता है म्यू एस mg से। अगर कहीं r म्यू एस mg से रिप्लेस होता है, तो ये बात करेक्ट है कि हम fs को म्यू एस mg लिख सकते हैं। fs म्यू एस mg। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है जो आपके सामने कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है और उसका मास गिवन, मैं आपसे कह दूं कि एक सरफेस है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है एंड इसका मास है 10 kg। आप इसको हटाना चाहते हैं, सरफेस पर स्लाइड बनाना चाहते हैं, तो आपको कितने फोर्स की डिमांड है? आपको इस फोर्स की डिमांड है, वो फोर्स होगा स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल। इस मींस अब आप निकालेंगे अप्लाइड फोर्स, वो एग्जैक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल आएगा। फार्मूला है म्यू mg, म्यू कितना है 0.3 * 10 * 10 इज इक्वल टू 30 न्यूटन फोर्स। इसको हिला देगा, 30 न्यूटन फोर्स इसको मूव करा देगा। ओके बच्चों, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है कि सरफेस के अंदर फ्रिक्शन का, सरफेस फ्रिक्शन लेस भी हो सकता है और फ्रिक्शन वाला भी हो सकता है। फ्रिक्शन लेस सरफेस ढूंढना मुश्किल है, बस सिर्फ पेपर की बात है कि कोई सरफेस फ्रिक्शन लेस हो सकता है। काफी कोशिश के बाद भी फ्रिक्शन लेस नहीं बना सकते, मिनिमम तो कर सकते हैं फ्रिक्शन को, पर फ्रिक्शन लेस सिर्फ कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों।